क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कढ़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफेदी का लिहाज, न बहू बेटे का। इस उम्र में भी दोनों मेरी और प्रवीण की बराबरी कर रहे हैं। तब तक चाय पीने के लिए सोनिया को पूछने साधना जी उसके कमरे की तरफ बढ़ीं, पर उदास मन से रसोई में दाखिल हुईं। उन्होंने सब सुन लिया था, पर नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय बनाकर ले गईं और सोनिया को भी उसी के कमरे में दे दी। उन्हें रामप्रसाद जी के लिए चाय ले जाते थे। उनकी बहू सोनिया के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर वह नज़रअंदाज कर सिर झुकाए निकल गईं। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। रामप्रसाद जी की इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से अपने पेड़ पौधों के साथ बैठना, क्योंकि सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए जीने में निकल गई थी। तो जीवन संध्या में दोनों लोग साथ समय भी गुजारते। वहां पड़ी मेज, 4 कुर्सी उस भाग को और मोहक बना देती और दिन भर बहुत सी कार्य वहां आसानी से निपट जाते। त्रिपाठी विला, 2 मंजिला कोठीनुमा घर रामप्रसाद और साधना का जीवन भर का सपना था। बड़ा खूबसूरत लगता देखने में। उस पर वातावरण भी बेहद सुरम्य। 20-22 गज की कच्ची जगह भी थी उस घर में बाहर, जहाँ था साधना के सपनों का बगीचा, बेला के पौधे, हर सिंगार का घनेरा पेड़, अंगारों सा दहकता गुलहड़ का पेड़ और छोटा सा टैंक जिसमें कमल के फूल खिले रहते। जाड़े में तो रंग बिरंगे फूल, डहलिया, गुलाब, पैंजी और तमाम किचन गार्डन की सब्जियां 4 चांद लगा देती देखने वालों की आंखों में। और रसोई घर में भी ताज़ी धनिया, पुदीने, मेथी की बहार रहती। हर मौसम में घर खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर रहता। उस पर वहां पड़ा झूला, जो भी वहां बैठ जाता तो उठने की इच्छा ही नहीं होती उसकी। जाड़ों में वहीं तसले में आग जलती और भुने आलू, शकरकंद के मजे लिए जाते, तो बरसात में सुलगते कोयले पर सिकते भुट्टे स्वर्ग के आनंद की अनुभूति करवाते। रामप्रसाद जी ने वह जगह छुड़वाई तो साधना और अपने लिए कमरे के लिए थी, लेकिन संयोग ऐसा बना कि जिम्मेदारी ने उन्हें उस जगह का इस्तेमाल ही न करने दिया। ऐसे में साधना ने अपने खाली समय और उस खाली जगह का इस्तेमाल इस बुद्धिमत्ता से किया कि वह कोना घर की जान बन गया। उनका पूरा खाली समय वहीं बीत जाता। अब उन्हें उस जगह कमरा न बन पाने के मलाल भी न था, पर साधना को अरमान था कि घर में झूला हो, तो रामप्रसाद जी ने उसे वहां जरूर लगवा दिया। पेड़ों से लगाव कुछ ऐसा हो गया कि फिर दोनों में से किसी की इच्छा उनके स्थान पर कमरा बनवाने की हुई ही नहीं। पर वह और रामप्रसाद कभी एक साथ उस जगह कम ही बैठ पाते। कभी साधना अनमनी होती तो रामप्रसाद बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। हर शिकायत दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर सब कुछ बलिदान हो गया। अब बेटा भी अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। रामप्रसाद जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिके ही नहीं। गांव से आकर शहर में बसेरा बनाना आसान न था, लेकिन किसी तरह 400 गज जमीन कर ली। सहधर्मिणी साधना जी भी सहयोगी महिला थीं, तो मंजिल और आसान हो गई। अब दोनों पति पत्नी आराम के पलों को संजो लेना चाहते थे। उनके घर में जरूरी सब सुविधा भी थी। फिर भी बहू सोनिया को न जाने क्यों वह कोना सबसे ज्यादा खटकता था, क्योंकि कोई भी बंधन न होने पर भी रामप्रसाद जी के घर में रहने से उसे घर का काम बढ़ा हुआ महसूस होता। दिन भर उसके साथ लगी रहने वाली साधना का अब थोड़ा समय अपने पति को देना उसे अखरने लगा था। अक्सर वह प्रवीण को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका न छोड़ती। उसने उस कोने से छुटकारा पाने के लिए प्रवीण को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद लें प्रवीण। आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की तो जगह है घर में। प्रवीण थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनिया थोड़े तीखे स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात करो। प्रवीण क्रोध से बोला जरूर, पर उसने भी रामप्रसाद जी से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन वह कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सोनिया एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उसे रखें भी कहाँ? रामप्रसाद जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है, यहीं गैराज बनवा लेंगे।
वैसे भी सोनिया से तो इनकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत घर की दीवारों को कमजोर कर रहे हैं। साधना तो वही कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। राम प्रसाद जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? प्रवीण थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला। आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ बैठे रहते हैं। कोई बच्चे तो नहीं हैं आप दोनों? और अब घर में सोनिया भी है, छोटे बच्चे भी हैं। पर आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनिया की बड़बड़ाहट भी जारी थी। राम प्रसाद जी भी एहसास कर रहे थे कि साधना के साथ अपनी जाति का। जब कभी पत्नी ने अपने मन की कही तो उन्होंने उन्हें ही सामंजस्य बिठाने की सीख दी, पर आज की बात से तो उनके साथ साधना जी भी सन्न रह गईं, अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था। उनकी जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में प्रवीण और सोनिया ने उस शाम खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया, पर साधना से न खाना खाया गया और ना ही उन्हें नींद आई। नींद तो राम प्रसाद को भी नहीं आ रही थी, और वो साधना की मनोस्थिति समझ रहे थे, किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े सिपाही जैसी, जिससे हर रिश्ता बस अपनी ही तवज्जो चाह रहा था। पर सोचते सोचते सुबह उस सोचकर उनकी होठों पर मुस्कान तैर गई। अगले दिन जब सोकर वह उठे तो देखा साधना जी सो रही थीं, पर बेचैनी चेहरे पर दिख रही थी। वह रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप साधना को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? साधना ने रुआसी लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, राम प्रसाद बोले। पर हद से ज्यादा निराश साधना उस दिन पौधों में पानी देने भी नहीं निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड लगा देख प्रवीण ने बहुत चक्के स्वर में राम प्रसाद से प्रश्न किया, पापा, माना कि घर बड़ा है, पर ये टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान प्रवीण बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में, राम प्रसाद जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। प्रवीण का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। राम प्रसाद एक एक शब्द चबाते हुए बोले, हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठेंगे बैठेंगे। सारी उम्र तुम्हारी माँ का सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, प्रवीण सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया, ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं, तो उसका कोना में किसी को छीनने का अधिकार नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। प्रवीण के स्वर अब नम्र हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसीलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है ना कि दांत। औलाद होने का हमसे लाभ उठाओ, पर जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक बार ही मिली है। राम प्रसाद जी की इस दलील पर प्रवीण निरुत्तर हो चुका था और चुपचाप अंदर चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।